अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 5 सीन शुरू होता है। सोल्जर टाइटन्स के ऊपर कैनन से हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उन पर हमला लगते ही कुछ सेकंडों में टाइटन्स दोबारा रीजनरेट होते जाते हैं और सोल्जर्स को मारते हुए शहर में घुस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोनी आर्मिन से उसके स्क्वाड के बारे में पूछ रहा होता है। आर्मिन, उठ जाओ, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारा स्क्वाड कहाँ है? आर्मिन सोचने लगता है। कोनी दोबारा कहता है, आर्मिन जल्दी करो, खुद को संभालो, तुम अकेले क्यों हो? आखिर हुआ क्या है? और तुम्हारे पूरे शरीर पर यह चिपचिपा पदार्थ क्यों लगा है? तभी आर्मिन को याद आने लगता है कि कैसे टाइटन्स ने उसके पूरे स्क्वाड को खा लिया था। फिर आर्मिन चिल्लाने लगता है और खुद से कहता है, तुम बेकार कमीने, मर जाओ। कोनी दोबारा आर्मिन से पूछता है, शांत हो जाओ आर्मिन, बाकी सब कहाँ हैं? साइड में खड़ी यमीर कहती है, इसे छोड़ो कोनी, इस लड़के को छोड़कर बाकी सब मर चुके हैं। कोनी चिल्लाता है, चुप रहो, आर्मिन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यमीर दोबारा कहती है, चारों तरफ देखो, ये साफ है बेवकूफ, और हमारे पास अब उसे लाड प्यार करने का समय नहीं है। कोनी दोबारा कहता है, फिर आर्मिन ही अकेला कैसे बचा? यमीर फिर कहती है, शायद उन्हें लगा होगा कि वो पहले से ही एक लाश है। मुझे अफसोस है कि उसका सामना कई टाइटन्स से हुआ, लेकिन इस लूजर को बचाना एरेन और बाकी लोगों के बलिदान के लायक नहीं है। कोनी उस पर गाली देते हुए चिल्लाता है, तू कमीनी बेवकूफ, कैसा रहेगा अगर मैं ऐसा कर दूं कि तुम फिर कभी एक शब्द भी न बोल पाओ? तभी बीच में क्रिस्टा बोल पड़ती है, तुम दोनों बस करो, हर कोई डरा हुआ है। मेरा मतलब, अचानक हमारे कई दोस्त मारे गए, जाहिर है कि हम परेशान होंगे। तभी यमीर क्रिस्टा को पकड़ते हुए कहती है, ये हुई ना मेरी क्रिस्टा, जब ये मिशन खत्म हो जाए तो मुझसे शादी कर लेना। कोनी कहता है, ये हमेशा से भी ज्यादा बकवास कर रही है, वैसे भी हम इसे यहां इस हाल में नहीं छोड़ सकते। फिर कोनी हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम खड़े हो सकते हो आर्मिन? आर्मिन कहता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, मैं पीछे रियर गार्ड से मिलूंगा। आर्मिन वहां से चला जाता है। जीन कोनी से कहता है, चलो चलें कोनी, आगे बढ़ने के आदेश हैं। आर्मिन उड़ते हुए मन में कहता है, मेरे लिए बस इतना ही था इस नर्क में, मेरे टिके रहने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, ये गलत है, ये जगह नर्क नहीं बनी है, मैं अब तक बस गलत समझ रहा था। ये दुनिया हमेशा से ही एक नर्क थी, ताकतवर कमजोर को खा जाते हैं। दुनिया को समझना कितना आसान है, ये सब कुछ साफ साफ दिखा देती है, सिवाय। फिर आर्मिन पुराने दिनों को याद करता है, जब कुछ बच्चे उसे बुली करते थे और फिर एरेन और मिकासा उसे बचाते थे। आर्मिन बताता है, इस दुनिया में मेरे दोस्त ताकतवर बनने की कोशिश करते थे, उन्होंने मुझ जैसे कमजोर को बचाया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उन दोनों की नजरों में मैं बस एक ऐसा इंसान था जिसे हमेशा बचाना पड़े देखता था। मैं उनकी तरह ताकतवर बनना चाहता था, मैं इस दुनिया में वैसे ही जीना चाहता था जैसे वो जीते थे। तभी ODM गियर का एंकर दीवार में से निकल जाता है और आर्मिन नीचे गिर जाता है। लेकिन आर्मिन तभी मन में कह रहा होता है, इसी कारण ये सब हुआ, एरेन की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। तभी आर्मिन को हैना दिखाई देती है, जो फ्रांस को CPR दे रही होती है। आर्मिन ये देखकर चौंक जाता है। हाना रोते हुए कहती है, आर्मिन मदद करो, फ्रांस सांस नहीं ले रहा है, मैं उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चाहे मैं कितनी भी बार कोशिश करूं। आर्मिन कहता है, हन्ना यहाँ नीचे रहना खतरनाक है, इसलिए जल्दी करो और छत पर चढ़ जाओ। हन्ना कहती है, मैं फ्रांस को इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकती। आर्मिन फिर कहता है, लेकिन हन्ना, फ्रांस तो मर चुका है। फ्रांस का शरीर आधा कटा हुआ होता है, फिर भी हन्ना उसे CPR दिए जा रही होती है। आर्मिन धीरे से कहता है, बस करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ एक व्यापारी लोगों से पहले अपनी मालगाड़ी को बाहर निकाल रहा होता है। भीड़ उस पर भड़क रही होती है, रुक जाओ, ये गाड़ी यहां से नहीं निकल सकती, चाहे तुम कितनी भी जोर से धक्का लगा लो। कुछ लोग सोल्जर से कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो? पहले लोगों को जाने की अनुमति होनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो सोल्जर? इसे गिरफ्तार करो। फिर व्यापारी सोल्जर पर चिल्लाते हुए कहता है, कोशिश तो कर मामूली सिपाही, मैं इस शहर के शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट का बॉस हूं। तुम्हें क्या लगता है, तुम सोल्जर्स जो खाना खाकर गंदगी फैलाते हो, उसके पैसे कौन भरता है? क्या तुम इस शहर के सोल्जर्स का पेट भरने के लिए पैसों का इंतजाम कर सकते हो? फिर व्यापारी लोगों से कहता है, बस धक्का देते रहो, ये कार्गो तुम सबकी इन तुच्छ जिंदगियों को मिलाकर भी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर मेरी मदद करोगे तो मैं बाद में अपना एहसान जरूर चुकाऊंगा। पीछे एक औरत अपनी बेटी से कहती है, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पापा कैनन से टाइटन्स को मार रहे हैं। तभी उस बच्ची को एक टाइटन आता हुआ दिखाई देता है। सारे लोग उस टाइटन को देखकर डर जाते हैं और मालगाड़ी को और जोर से धक्का लगाने लगते हैं। तभी वहां मिकासा की एंट्री होती है और वो उस टाइटन को एक झटके में मार गिराती है। मिकासा लोगों को देखकर मन में कहने लगती है, मुझे लगा था कि लोगों को बाहर निकालने का काम तेजी से चल रहा है। फिर मिकासा कहती है, तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथी मर रहे हैं,
तुम शहर के लोगों ने अभी तक यहाँ से निकलना पूरा नहीं किया है और वहाँ हमारे साथी टाइटन्स से लड़ते हुए मर रहे हैं। व्यापारी चिल्लाते हुए कहता है, इसमें नया क्या है? क्या तुम लोगों का ये फर्ज नहीं है कि तुम अपनी जान की बाजी लगा दो ताकि शहर के लोगों की जिंदगी और उनका पैसा सुरक्षित रह सके? ज्यादा घमंड मत करो। तुम जैसे मुफ्तखोरों की जरूरत 100 साल में पहली बार पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। फिर मिकासा कहती है, अगर तुम मानते हो कि दूसरों के लिए जान देना नेचुरल है तो फिर तुम ये तो समझ ही जाओगे कि तुम्हारी एक जान देकर कैसे इतने सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। व्यापारी दोबारा चिल्लाते हुए कहता है, जरा कोशिश करके देख। इस शहर के शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट का बॉस मैं हूँ और तुम्हारे बॉस से मेरी पुरानी जान पहचान है। मेरा एक इशारा ही ये तय करने के लिए काफी है कि तुम जैसे छोटे मोटे सोल्जर का क्या होगा। फिर मिकासा कहती है, एक लाश कुछ कुछ बोलेगी कैसे? व्यापारी मिकासा की बात सुनकर घबरा जाता है और अपने लोगों से गाड़ी पीछे हटाने को कहता है। अब सारे लोग आराम से वॉल रोज के अंदर जा रहे होते हैं। मिकासा वहां से जा रही होती है, तभी पीछे से एक लड़की और उसकी माँ मिकासा को थैंक यू कहती हैं। मिकासा उन दोनों को सैल्यूट करती है। उसके बाद मिकासा छत के ऊपर ईएन के पास चली जाती है। ईएन मिकासा से कहता है, नाइस स्किल एकरमैन। जैसा तुम्हारा नाम सुना था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मिकासा कहती है, थैंक यू सर, लेकिन जल्दबाजी में मैंने सिर्फ एक हमले में ही अपनी ब्लेड खराब कर दी। अब से मैं और ज्यादा सावधान रहूंगी। ईएन मन में कहता है, इसमें कोई शक नहीं, ये पैदाइशी हुनरमंद है। हमारी टीम में इसके होने से बहुत सहारा है, पर समझ नहीं आता कि मौत सामने खड़ी होने के बावजूद ये इतनी शांत कैसे रह सकती है। इसके अतीत में ऐसा क्या हुआ होगा जिसने इसे ऐसा बना दिया? मिकासा मन में कहती है, मुझे ऐसे वक्त में ये सब क्यों याद आ रहा है? यहाँ से मिकासा का पास्ट दिखाया जाता है। मिकासा की माँ उसके हाथ पर एक निशान बना रही होती है और मिकासा को दर्द हो रहा होता है। मिकासा की माँ कहती हैं, तुम बहुत हिम्मत दिखा रही हो मिकासा। ये निशान हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए। जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो तुम इस निशान को उन्हें देना। फिर मिकासा अपनी माँ से पूछती है, माँ, बच्चा कैसे पैदा होता है? उसकी माँ हिचकने लगती है और कहती है, अपने डैड से पूछो। मिकासा अपने डैड से पूछती है, सुनो डैड, बच्चा कैसे पैदा होता है? डैड कहते हैं, सच कहूं तो इसकी डिटेल्स के बारे में मैं खुद भी थोड़ा उलझन में हूँ, लेकिन डॉक्टर येगर जल्द ही यहाँ आने वाले होंगे तो क्यों ना हम उन्हीं से पूछें। तभी कोई दरवाजे को खटखटाता है। मिकासा के डैड कहते हैं, लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। घर के बाहर डॉक्टर येगर दरवाजे को खटखटा रहे होते हैं। ग्रिशा येगर एरेन को बताता है, मिकासा तुम्हारी ही उम्र की है, यहाँ आसपास कोई और बच्चा नहीं है, इसलिए उससे दोस्ती कर लेना। एरेन कहता है, देखूंगा, मेरा मतलब जैसा भी उसका बर्ताव होगा उस हिसाब से देखूंगा। ग्रिशा कहता है, देखो एरेन, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम्हारा सिर्फ एक ही दोस्त है। ग्रिशा येगर दोबारा दरवाजा खटखटाता है, लेकिन फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। ग्रिशा येगर दरवाजा खोलते हुए कहता है, मिस्टर एकरमैन, मैं येगर हूँ, क्या कोई अंदर है? ग्रिशा दरवाजे को खोलकर देखता कि मिकासा के माँ बाप मर चुके हैं। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आएगा।